नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। काफी हो हंगामे के बाद योगी सरकार ने सियासी दलों को हिंसा पीड़ितों से मिलने की इजाजत दे दी है, यानी कि अब सभी राजनीतिक दलों के नेता लखीमपुर जा सकते हैं। लेकिन एक पार्टी के सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की इजाजत है। राहुल और प्रियंका हिंसा पीड़ितों के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, तो फिर गुरुवार को हरियाणा कांग्रेस के भी कई बड़े नेता, जिसमें कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा भी लखीमपुर जाएंगे। हिंसा पर सियासत हाई है, तो फिर वहीं प्रदर्शनकारी हरियाणा में भी नेताओं के रास्ते को रोक रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल का घेराव किया, तो कृषि मंत्री ने जत्थेदारों से हरियाणा का माहौल न बिगाड़ने की अपील की है। बड़ी खबर यह भी है कि चुनाव से दूर रहने की बात करने वाले किसान नेता भी अब चुनावी अखाड़े में उतरने वाले हैं। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने एलनाबाद उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। किसान और आंदोलन से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें पहले आप देख लें। लखीमपुर में नेताओं को एंट्री मिल गई है। तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकले और उसके बाद लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए, और अब लखीमपुर खीरी वो किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे जब उनकी मुलाकात होगी। दूसरी तस्वीर में कृषि मंत्री का घेराव किया गया, ये वो तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपने उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया गया है, यानी कि एलनाबाद उपचुनाव में एक प्रत्याशी आपको किसान मोर्चे का भी दिखेगा। वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर के सियासत लगातार तेज हो रही है और इसमें प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा है कि कोई भी ऐसा बयान ना दे जिससे कोई माहौल बिगड़े। देखिए, समय इस वक्त चीजों को शांत करने का है, उनको भड़काने का नहीं है। अगर कोई घटना दुर्घटना हुई है तो सरकार ने उसका पूरा संज्ञान लिया है और किसानों के साथ बाकायदा सारी बातचीत की गई है। अब ये विपक्षी पार्टियों को इस मामले को तूल दे के माहौल ख़राब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी को एक अच्छे नागरिक की तरह जिम्मेदारी पूर्वक बयान देने चाहिए। उनको ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि मामला और बिगड़े। उधर भिवानी में भी कृषि मंत्री जेपी दलाल को विरोध का सामना करना पड़ा है। करीब 4 घंटे तक किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कॉलेज का घेराव किया। हालांकि कृषि मंत्री का कहना है कि किसान हमारे माई बाप हैं और जत्थेदार जो कर रहे हैं वो गलत है। आंदोलन में गलत आदमी घुसा। ये किसानों की एकता साथियों, भिवानी आदर्श महाविद्यालय कॉलेज के सामने किसानों ने अपना धरना दे दिया है। यहाँ जेपी दलाल को बंधक बना दिया है। इन किसानों के नाम के बदनाम करने वाले लोगों से कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। मांग मानना अच्छा है, धरना प्रदर्शन करना अच्छा है, लेकिन जहाँ भी जाएं ये 6-6 फुट की लाठियों में काले झंडे लेकर के आम नागरिक, आम शहरी टोल के पास जाते हुए, सड़क पर जाते हुए डरने लग गया है कि पता नहीं कहाँ रास्ता जाम हो जाए, पता नहीं कहाँ किसको घेर लें। इस तरह का आंदोलन जो है, जिसको कि ये कहते हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन है, अहिंसात्मक आंदोलन है, इस चीज़ से बचें, क्योंकि आपके आंदोलन में इस वक्त असामाजिक तत्व घुस चुके हैं और आगे जो है गरीब आदमी, गरीब किसान, हो सकता है भोला भाला किसान कोई हो आपके बीच में, वो दुर्घटना का शिकार हो जाए। इस वक्त इस आंदोलन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस आंदोलन को स्टे कर रखा है, पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, उनको अधिकार था, कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि उस पर विचार कर सकता है, तो आगे आंदोलन चलाने का औचित्य नहीं है। आपकी बातें सारी पहुंच चुकी हैं और हरियाणा के अंदर मैं कम से कम कहता हूं कि किसी भी प्रदेश से देश के हमारी जो किसान हितैषी नीतियां हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। सबसे ज़्यादा हम फसलें खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा किसानों को पैसा देते हैं, सबसे अच्छी हमारी मंडियां हैं और सबसे ज़्यादा हम गन्ने का भाव देते हैं। तो हमारे यहाँ दूसरे प्रदेशों से बैठ कर के जत्थेदार जो हमारी शांति को भंग करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को ख़राब कर दिया है, हमारे उद्योग धंधे बंद कर दिए हैं, हम के हरियाणा की
वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर भी किसान संगठन सक्रिय हैं। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े कुछ किसान संगठनों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। हालांकि किसान संगठन का कहना है कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा अपना उम्मीदवार मैदान में उतारता है तो वो अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेंगे। ऐलनाबाद उपचुनाव में अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकल्प पचार को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि आगामी 8 तारीख को अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। और चलिए आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यह है कि लखीमपुर हिंसा पर आखिर ये जो सियासत है वो कब तक होती रहेगी। सवाल आज की बड़ी बहस का दूसरा यह है कि आंदोलन की आड़ में आखिर माहौल को बिगाड़ने वाले कौन हैं। और सवाल इस बात का भी है कि पहले इनकार और अब चुनावी मैदान में किसान भी उतरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सत्यव्रत शास्त्री जी, स्वागत आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका स्वागत। रणबीर लोहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रणबीर लोहान जी, आपका भी स्वागत। और प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा किसान मंच के, उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सत्यव्रत शास्त्री जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद जो राजनीतिक परिदृश्य बदल रहे हैं या जो हो रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब इजाजत मिल गई है वहां पर विपक्षी पार्टियों को भी जाने की। अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुछ देर में लखीमपुर पहुंच भी जाएंगे। हरियाणा से भी नेता वहां पर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री मौजूद हैं, पंजाब के भी मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं वहां पर। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, और साथ ही साथ जो विपक्ष वहां पर जा रहा है अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए और ये कह रहा है कि आप लोग उनको रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, छुपाने की कुछ बात ऐसी है जो उसकी कोशिश आप कर रहे हैं। आपका रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा, कैसे देखें इस पूरे घटनाक्रम को और हरियाणा के साथ जोड़ते हुए। देखिए, मैं इस बात को पिछले 2-3 दिन से चैनल्स पर इस बात को लेकर कह रहा हूं कि ये आपराधिक तत्वों के द्वारा अंजाम दी गई घटना है और जिस प्रकार के वीडियोस मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं कि जिस प्रकार से निरीह व्यक्तियों को पीट कर उनकी भीख मांग रहे हैं जान बचाने की, तो भी उसके ऊपर कार्रवाई वो कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे रात का इंतजार नहीं किया, आधी रात ही दिल्ली से इस काम के लिए प्रियंका गांधी का वहां जाना और इस प्रकार से बाकी सब स्टेट्स के लोगों को वहां जाना, ये एक राजनीतिक पर्यटन की ओर से एक इशारा करता है कि चुनाव है यूपी में और उस यूपी की हर उस घटना को हम अपना राजनीतिक हित कैसे हो, वहां घटना हुई है, मृत्यु भी हुई है, वो अफसोसजनक है, लेकिन जिसकी मृत्यु हुई है और जिस कारण से मृत्यु हुई है वो आज समाज को, राजनीतिक दलों को सोचने को विवश करता है। और हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, लोकतंत्र की किस बेखूबी को भारत ने पिछले 75 सालों से जीवित रखा है। एक दो घटना को यदि हम बीच में छोड़ दें तो बेखूबी अल्पसंख्यक सरकार से चलाकर पूर्ण बहुमत की सरकार तक इस देश ने देखा है। लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए इस हथकंडे की जिस गहराई तक वहां एक दूसरे को चुनौती देते हुए और चुनौती को जिस प्रकार से एक हत्याकांड तक, निरीह हत्याकांड तक का अंजाम दिया गया है, ये आपराधिक तत्व जिन जिन राजनीतिक संरक्षण का, क्योंकि किसान नेताओं को वहां पहुंचना मैं समझता हूं कि वो हितैषी हो सकता था, लेकिन राजनीतिक लोगों का किसानों को दरकिनार करके अपनी संवेदनाएं देना। लेकिन मुझे बताइए सत्यव्रत शास्त्री जी, ऐसे में क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको क्यों नहीं वहां पर जाना चाहिए? ये तो उनका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे किसी प्रदेश के अंदर विपक्ष में हो जहां पर इस तरह की घटनाक्रम घटित हो, तो क्या आप नहीं जाएंगे? देखिए, जाने का समय और जाने का तरीका है, किस प्रकार से जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। क्या रात पाड़ कर किसी के घर मुंह कान जाते हैं, संवेदना व्यक्त करने जाते हैं? उसके लिए समय है। प्रशासन वहां की व्यवस्था देखकर कि जिस प्रकार से उथल पुथल है, आपके जाने से क्या होगा? आप 2 दिन बाद जाएंगे तो भी वही स्थिति है, आप 15 दिन बाद जाएंगे तो भी वही स्थिति है। और आप घटनाक्रम के वहां जब डेड बॉडीज हैं उनका भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, आप सोचिए कि अंतिम संस्कार करने के लिए मुझे लगता है संवेदना प्रकट करें तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतने जल्दी जाना चाहिए। 20 दिन बाद आप संवेदना प्रकट करेंगे तो उससे क्या हासिल होगा? और मैंने इसीलिए सवाल आपसे पूछा कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी प्रदेश के अंदर अगर विपक्ष में है और वहां ऐसी घटना घटित होती है तो क्या आप 10 दिन का इंतजार करेंगे कि आप जाएं?
या वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टी जिसकी सरकार है, अगर वो ये कहे कि वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाने देंगे या आपके नेता को नहीं जाने देंगे, तब आपका उस पर रिएक्शन क्या होगा? आप भी तो यही कहेंगे ना, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। हमारे कारण से इस देश के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के जाने से कानून व्यवस्था का यदि प्रश्न चिन्ह उठता है तो हम सब लोगों को अपने पैर पीछे रखने चाहिए। हमें जलती हुई आग के ऊपर घी नहीं डालना चाहिए। किस कारण से क्या घटना हुई और आप क्या वक्तव्य दे रहे हैं, आप उस घटना को किस प्रकार से प्रदर्शित करना चाहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण है, जिसके कारण से प्रशासन बाकी लोगों को समयबद्ध तरीके से वहां पहुंचने के लिए कहता है। और प्रशासन, क्योंकि सबकी जिम्मेवारी है, प्रशासन में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तब भी वही लोग हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे तो भी वही लोग थे। तो प्रशासन को महत्व देते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाएं, कितने लोग एक समय में जा सकते हैं, कितने वीआईपी की सुरक्षा वहां का स्थानीय प्रशासन एक बार दे सकता है, क्या इन मुद्दों को देखकर हम सबको नहीं जाना चाहिए वहां? ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। सियासी पर्यटन के लिए वहां पे जा रहे हैं, चूंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे फायदा पहुंच सकता है, इसलिए सबको इस समय लखीमपुर नजर आ रहा है। आयुष जी, आज ये पहली बार नहीं हुआ कि यूपी के अंदर आपने पहले भी देखा इस प्रकार वो हत्या हुई यूपी के अंदर। उस टाइम भी राहुल जी को और प्रियंका जी को यूपी सरकार ने गिरफ्तार किया था। आप देखिए, जहां सरकार अपराधियों को पकड़ने की बजाय किसको पकड़ रही है, कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री जो है प्रियंका वाड्रा को गिरफ्तार कर रही है। सरकार पूरी तरह से अपने मंत्री के बेटे को बचाने में लगी हुई है। यही तो केंद्रीय राज्य मंत्री था अजय मिश्रा, जिसे 10 दिन पहले बयान दिया था, भाई तुम सुधर जाओ, किसानों के बारे में कहा था तुम सुधर जाओ, नहीं मुझे सुधारना आता है 2 मिनट लगेगी। ये खुद उकसाते हैं। और हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या कहता है, हरियाणा मुख्यमंत्री कहता है अपनी टीम में खड़ी करो, 500-700 आदमी लठेत रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगर भाई जेल भी जाना पड़े, 2-3 महीने जेल जाओगे तो बड़े नेता बन जाओगे। और यहाँ तक कि हरियाणा का कृषि मंत्री क्या कहता है, किसानों को तो मरना ही था, दिल्ली के बॉर्डर पर मर गए, नहीं तो घर जाके मरते। कौन उकसा रहा है? किसान आंदोलन को ये लोग उकसाकर आपसी भाईचारा खराब करने पे तुले हुए हैं। ये कौन सा कानून आ गया, किसी के घर में कोई मर गया दुख प्रकट करने ना जाए? ये कौन सा बैन है? सरकार का आदमी जा सकता है, सरकार प्रशासन जा सकता है। भाई आप इतना कर सकते हो, आपने बैन लगा दिया 5 आदमी, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ 5 आदमी कर ले, आप रोक कैसे सकते हो? प्रियंका गांधी कितने जने थे? 2 व्यक्ति जा रहे थे, ना कोई हथियार है, ना कोई लेना है, ना कोई झगड़ा है, तो आप क्यों रोक रहे हो? आज क्या उन्होंने क्यों ऑर्डर दिया आप जा सकते हो? एक्चुअल में क्या है, ये सरकार आपसी भाईचारा खराब करने के लिए, आप देखिए, कभी कहते हैं किसान आतंकवादी है, कभी कहते टुकड़े टुकड़े गैंग है, कभी कहते हैं खालिस्तानी है, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी हमारे आदरणीय मोदी साहब और मनोहर लाल खट्टर जी क्या कहते हैं, किसान आंदोलन पवित्र है, किसान देश का अन्नदाता है। और दूसरी तरफ उन पर लाठियां बरसाई जाती है, देशद्रोही के झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। एक तरफ दिखाने के ओर, हाथी के दांत खाने के ओर। लेकिन कांग्रेस इससे कैसे अलग है? बजरंग दास गर्ग जी, मुझे थोड़ा ये बताएं। राजस्थान के हनुमानगढ़ की घटना कल की ही है, 8 किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। वहां तो नहीं जाती प्रियंका गांधी मिलने के लिए या राहुल गांधी? जरा उनका हालचाल जान लें। बिल्कुल, हमारे सिलेगर की घटना आपको याद होगी, 4 आदिवासियों को पुलिस की गोली से मार दिया गया, वहां पे महीनों से प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर उन मृतक परिजनों के साथ मुलाकात करने के लिए आप नहीं जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान आपको किसान नजर आते हैं और कहीं का किसान आपको किसान नहीं दिखता, ऐसा क्यों? आयुष जी, आपका अच्छा सवाल है, तो जवाब दूंगा। हमारे योगी की तरह नहीं, मनोहर लाल खट्टर की तरह नहीं, घर में लुके रहो, पुलिस को आगे कर दो और उनको लोगों को मरवा दो। जहां भी कोई वारदात होती है कांग्रेस शासन के अंदर, वहां हमारा मुख्यमंत्री वहां जाते हैं। आप यूपी में देखो, अशोक गहलोत नहीं गए, उन 8 किसान जो आज भी अस्पताल में एडमिट हैं, उनसे अशोक गहलोत ने मुलाकात नहीं करी है जाकर के। आपको उसकी वीडियो भेज दूंगा। आयुष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुआवजा दिया,
घायलों को पैसे दिए। मैं कह रहा हूं कि मुलाकात नहीं करी और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरा सवाल यह है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि अलग है, आप पार्टी विद डिफरेंस हैं, ये किसान के हितैषी नहीं है, आप किसान के हितैषी हैं, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को क्यों नहीं जाना चाहिए वहां? आयुष जी, अशोक गहलोत आगे मुख्यमंत्री, हम आपको वीडियो भेज देता हूँ, वहाँ खुद मुख्यमंत्री गए हैं, पूरा मंत्रिमंडल हमारे मंत्री गए हैं, और जहां तक कि ये लोग तो रुकते हैं जब हमारा एक प्रतिनिधि जा रहा है, हमारा प्रतिनिधि मिल रहा है, तो बाकी जरूरत क्या पड़ी? हमारे जहां भी जिस एरिया के अंदर वारदात हुई है, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे मंत्री है, हमारे साथी है, वहां जाते हैं। देखो जी, किसान देश का अन्नदाता है, जब किसान देश का अन्नदाता है, आप तो लाठी क्यों बरसाई? मैं ये कह रहा हूँ ना, लाठी आपने क्यों बरसाई किसान अन्नदाता के ऊपर? मैं कहता हूँ क्यों बरसाई लाठी आपने? वो क्या वहाँ क्या हुआ, कैसे चला दी लाठी आपने? मौके पे कैसे चला दी लाठी? कैसे चला दी किसान के ऊपर? कैसे चला दी लाठी? अन्नदाता के ऊपर आप लाठी बरसाएंगे? प्लीज मेरी सुनो 2 मिनट। एक्चुअल क्या है, पुलिस प्रशासन ने मौके पे क्या एक्शन लिया, मगर ये बजरंग दास गर्ग जी, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि कैसे आपके प्रशासन ने कैसे चला दी लाठी? भाई, अन्नदाता के ऊपर आप लाठी बरसाएंगे? उत्तर प्रदेश में लाठी चले, हरियाणा में लाठी चले तो आप सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन वहां पर लाठी चले तो जिम्मेदारी प्रशासन पर डाल देंगे आप? पूरे देश के लिए देखो, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा बजरंग दास गर्ग जी, जस्टिफिकेशन ऐसे नहीं होता है। अब आप उसी तरीके से डिफेंड कर रहे हैं जैसे पे सत्यव्रत शास्त्री जी डिफेंड कर रहे थे। मेरी बात सुन लो प्लीज, आप सवाल भी कर रहे हो, जवाब मेरा जवाब लो। यूपी में कांड हुआ, महाराष्ट्र सरकार ने 11 तारीख का बंद का आह्वान किया, हमारे जितने कांग्रेस के सीनियर नेता है, हमारे कार्यकर्ता है, कल पानीपत में संजय चौक पर इकट्ठे हो गए, यूपी में जाएंगे। हमारा शुरू से ही, आज से नहीं। गर्ग साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ये आपको जाने नहीं दे रहे। मैंने सवाल भी पूछा है, भाई विपक्ष को आप क्यों नहीं जाने दे रहे, लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने कहा अन्नदाता के ऊपर ये लाठी बरसाते हैं, तो आप भी तो बरसाते हैं ना अन्नदाता के ऊपर लाठी। किसान क्या कह रहा था, भाई उनकी आप खरीद नहीं रहे हैं धान की फसल, और इसलिए वो अनाज मंडी के गेट पर पहुंच के हनुमानगढ़ में प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे प्रशासन ने उनके ऊपर लाठियां बरसा दी। क्या गलत कह रहे थे किसान? भाई उनका धान खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? एक सवाल है, जब प्रियंका वाड्रा को गिरफ्तार किया, मतलब 37 घंटे, ठीक है, नहीं देखिए, अब आप मेरे, ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कल से ये सवाल पूछ रहा हूं, कल भी चर्चा में मैंने बोला कि आपने क्यों किया, आपने विपक्ष को जाने से क्यों रोका, और मैंने चर्चा की शुरुआत में भी ये सवाल सत्यव्रत जी से पूछा कि आप विपक्ष को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप कहेंगे कि किसान पे लाठी बरसाते हैं, तो मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा कि फिर राजस्थान में किसान पर लाठी आपने कैसे चला दी? कैसे चला दी लाठी आपने? कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, आप समझाते उनको, लेकिन लाठी आपने अन्नदाता के ऊपर कैसे चलाई, ये जस्टिफाइड कभी नहीं हो सकता है, अगर भारतीय जनता पार्टी का ये जस्टिफिकेशन आप नहीं मानते हैं तो। लोहान साहब, ठीक है, देखिए गर्ग साहब, अब आप बिल्कुल वैसे ही कह रहे हैं जैसे सत्यव्रत जी कह रहे थे, वो अपना डिफेंड कर रहे हैं, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन लाठी चलाई है आपने, लाठी चलाई है आपने। रणबीर लोहान जी, ठीक है, चलिए गर्ग साहब ठीक है, हो गया, मैंने आपको बहुत समय दे दिया। लोहान साहब, ठीक है, लोहान साहब, ठीक है, चलिए गर्ग साहब आप शांत हो जाएं, अब हो जाएं, ठीक है, हो गया, ठीक है। रणबीर लोहान जी, रणबीर लोहान जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूं। रणबीर लोहान जी, कैसे देख रहे हैं अभी तक के इस पूरे घटनाक्रम को? हेलो जी, लोहान साहब बोलें। हाँ जी सर, सर क्या आपका? जी, लोहान साहब, मेरा सवाल यही है कि विपक्षी पार्टियां जो लखीमपुर जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि वो सब वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई और बात तो कहने के लिए बची नहीं है। अब मैंने अभी हमारे जो बीजेपी के थे सत्यव्रत जी, ये कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि रात पाड़ के जाने की क्या जरूरत थी, जिनके घर जवान डेथ हो तो वहाँ नेता लोग भी, रिश्तेदार भी, और इतनी बड़ी जब घटना हुई है तो वहाँ जाते हैं उस दुख में शामिल होने के लिए। और वो आपने वीडियो देखा होगा कि पीछे से गाड़ी ने उनको मारा और बड़े बुरे तरीके से किसानों को मारा गया। वो तो प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो क्या कहते हैं, आतंकवादी थे।
आज जेपी दलाल जी का घेराव किया, वही एक कारण था कि उन्होंने भी आतंकवादी, शराबी, गुंडा तत्व बोला था। ये मतलब जब कांग्रेस पार्टी के राज में जब इस कानून को लेकर आ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी यही नाटक किया करती थी कि ये गलत है, ये गलत है। आज भारतीय जनता पार्टी ये गलत करी। ये कितने लंबे टाइम से किसान बैठे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखता? ये दुखी है 9-10 महीने से, और आज तो इस कदर इनका गुस्सा बढ़ा है कि इन्होंने टक्कर मार दिए। एक दिन पहले ठीक हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ये कह रहे कि 500-700 आदमी इकट्ठा करो और जहां भी एक दिखे किसान इनको मारो। मतलब विकास की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, चिकित्सा की बात करनी चाहिए, और केवल मात्र चीफ मिनिस्टर किस तरह की भाषा यूज करे कि इनको लठ मारो, ये कोई चीफ मिनिस्टर की भाषा नहीं हो सकती है। कोई गुंडा तत्वों की भाषा तो हो सकती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर की भाषा नहीं है। चीफ मिनिस्टर तो हमेशा विकास की बात और भाईचारे की बात करता है। इन्होंने 2016 में आए तब से मैं देख रहा हूं कि भाईचारा खराब करने के लगे हुए। 2016 में आपने देखा होगा रोहतक में भाईचारा खराब किया, और आज सेम भाषा यूज की कि इनको लठ मारो, लठ मारो। जेपी दलाल भी इनको चोर चक्का बोलता है, शराबी बोलता है, चीफ मिनिस्टर भी ये बोलते हैं। मोदी जी और पिछले 26 जनवरी के बाद किसानों के साथ वार्तालाप ही नहीं की। तो ये क्या है, इनकी मंशा क्या है, मुझे समझ नहीं आई। देखिए आयुष जी कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अब तक उस मंत्री के बेटे पे एफआईआर दर्ज नहीं, जबकि वो खुद ड्राइवर था। और इतने लोगों के मरने के बाद पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका तहलका कि किसानों के जब जो आंदोलन कर रहे थे पीछे से गाड़ी मारी गई है, न कि सामने से। और एफआईआर दर्ज ना होना, गिरफ्तार ना होना, ये कहाँ का हमारा लोकतंत्र है, कहाँ का ये प्रजातंत्र है? अब तक तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। और 4 दिन के बाद आज किसानों ने उनकी अंतिम संस्कार किया है, और इस बात का सरकार के साथ समझौता हुआ था कि आज हम संस्कार कर देंगे, लेकिन सरकार कह रही कि हमारी तो बात बन गई, हमने 45 लाख रुपए दे दिए। आज किसान मोर्चे ने बोला कि आपके खाते नंबर दो और हम आपकी पेमेंट वापस कर रहे हैं। मतलब किस तरीके से टूल देके मतलब इस देश के किसानों का दिमाग खराब करना, ये बार बार इस तरीके से बात करके किसानों का दिमाग खराब कर रहे ताकि वायलेंस हो, और वायलेंस बढ़े तो ये बोलोगे आतंकवादी है। मतलब बात करनी चाहिए इनको शांत करने की कि आपके एमएसपी की गारंटी दे दी और हम ये कानून रद्द कर लेते हैं, कोई बात तो हो। 26 जनवरी के बाद एक बार भी बात नहीं आई जी। और ये शास्त्री जी जैसे अभी कह रहे थे कि असामाजिक तत्व थे, असामाजिक, इनको तो असामाजिक तत्व इनके एमपी, इनके मंत्री, इनके चीफ मिनिस्टर, मतलब सबको ही असामाजिक तत्व देते। आप खाना क्यों खाते हो शास्त्री जी? ये भी तो असामाजिक तत्वों के द्वारा पैदा किया हुआ है, जिनको आप आतंकवादी बोलते हो। थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो बोलते हुए। लोहान साहब एक सवाल मैं और इसमें जोड़ूंगा। लोहान साहब मुझे ये बताएं, इलाहाबाद से देखिए अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा इसलिए दे दिया लोहान साहब इस्तीफा कि वो किसानों के साथ में, और आपने ये कहा कि किसानों ने सिर्फ एक ऐसा एकमात्र नेता था जिसका सम्मान किया, वो थे अभय सिंह चौटाला। आज उसी इलाहाबाद सीट से किसान प्रतिनिधि अपने एक कैंडिडेट को उतार रहे हैं, ये कहते हुए कि किसी पार्टी ने किसानों का हित नहीं किया है। आप तो कह रहे थे कि किसान आपके साथ में और आपके ही अगेंस्ट अब वही किसान प्रतिनिधि खड़ा होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? आयुष जी किसानों ने खुद इकट्ठा होके, आपने अभी 3 तारीख को देखा होगा कि खुद इकट्ठा होके अभय सिंह जी को खुद अपने मुंह से प्रत्याशी बोला है। मैं उस सभा का मैं वहां मौजूद था, मैंने देखा है कि वहां उन्होंने खुद अभय सिंह को बुला के अपना प्रत्याशी घोषित किया, और एक आदमी नहीं था वहां कम से कम भी 15-20 हजार की भीड़ थी। कोई एक आदमी कर लेता, 10 आदमी कर लेते तो हमें लगता कि ठीक है कि एक ड्रामा होगा, लेकिन 20,000 की भीड़ कोई ड्रामा नहीं है। किसान खुद इकट्ठा हो गए। अभी ये जो किसान प्रत्याशी वहां पर अपने उतार रहे हैं, ये कौन है फिर? देखिए ये कोई विकल्प प्रचार जो आपने बताया है, इन्होंने अपना खुद का एक मंच बना रखा है। अभी कोई संयुक्त मोर्चे की मेरे पास तो कोई वीडियो या कोई न्यूज या खबर आई नहीं है। सिर्फ इनका खुद का एक मंच है, इन्होंने खुद बता दिया कि भाई मैं इस तरह से कर रहा हूँ। इनका खुद का ही फैसला है संयुक्त मोर्चे का, किसान संयुक्त मोर्चे का कोई फैसला नहीं है। संयुक्त मोर्चे ने तो 20,000 लोग इकट्ठा करके अभय सिंह जी को अपना प्रत्याशी बनाया। ठीक है, प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी, किसान जिस तरीके से अपने प्रतिनिधि को उतार रहे हैं, क्या भरोसा नहीं है राजनीतिक पार्टियों के ऊपर या पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर? आपको लग रहा है कि बिना अपनी लड़ाई खुद लड़े या पॉलिटिकली एक्टिव हुए आप लोग अपनी जो मांग कर रहे हैं वो पूरी नहीं होने वाली, इसलिए प्रत्याशी उतारा गया? कैसे देखते हैं इसको आप?
देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि हमने कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। संयुक्त मोर्चे का फैसला है, हम चुनाव में नहीं जाएंगे और ना ही हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो प्लेटफार्म है संयुक्त मोर्चा, ये चुनाव लड़ने का प्लेटफार्म नहीं है। संयुक्त मोर्चे के अंदर अलग अलग विचारधाराओं के बहुत लोग हैं, बहुत से संगठन हैं, लेकिन ये देश के अंदर 3 कानूनों को रद्द करवाने का जो हमारा संघर्ष चल रहा है, हमारे लिए प्राथमिकता है उस संघर्ष को जीतना। 3 कानून रद्द करवाना, चुनाव लड़ना या चुनाव जीतना हमारा कोई मकसद नहीं है। तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि संयुक्त मोर्चा अपना उम्मीदवार उतार रहा है, संयुक्त मोर्चे ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है और ना ही संयुक्त मोर्चा अपना कोई उम्मीदवार उतारेगा और ना ही संयुक्त मोर्चा नहीं, संयुक्त मोर्चा ने नहीं उतारा है, ये तो मैं भी कह रहा हूं, लेकिन जो भी संगठन जा रहा है या फिर जो भी संगठन वहां पर जाकर के ये कह रहा है कि हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, उसको मैं कैसे देखूं? क्योंकि वो अल्टीमेटली तो पार्ट आप लोगों के किसान संगठनों के ही है ना। उनमें से कोई अगर एक पार्ट जाकर के अपने प्रतिनिधि को उतारे तो क्या उससे आप लोग किनारा कर लेंगे? आप थोड़ी सी गलत बोल के थे आयुष जी थोड़ी देर पहले लोगों को वो 2-3 लोग हैं, कोई भ्रम था। एक तो आवाज सर बहुत ज्यादा गूंज रही है, आवाज सही नहीं आ रही। बारूखेड़ा जी, मेरा सवाल सिर्फ यही है कि अगर आपके संयुक्त किसान मोर्चा में से भी, क्योंकि आपने बताया कि उसमें बहुत सारे धड़े हैं, उनमें से कोई एक संगठन अगर अपने किसी कैंडिडेट को वहां पर उतार रहा है तो उसको मैं कैसे देखूं? क्या भरोसा नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज पर या लीडरशिप पर? देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चे के हैं, वो लोगों को आज से 3-4 महीने पहले ही संयुक्त मोर्चे की जनरल बॉडी की मीटिंग होके इनको संयुक्त मोर्चे से बाहर कर दिया था। तो मोर्चे का नाम लेके इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं। संयुक्त मोर्चे का ऐसा कोई फैसला नहीं है। संयुक्त मोर्चा सिर्फ बीजेपी और जेजेपी के कोई भी कैंडिडेट आएगा उनका हम विरोध करेंगे और 0 लेवल पे उनको लेके आने का कि उनको किसी भी गांव से उनको वोट ना पड़े बीजेपी, कि उनको किसी भी गांव से उनको वोट ना पड़े बीजेपी को, जेजेपी का कोई भी समर्थित उम्मीदवार होगा। तो हम बाकी किसी का ना तो सपोर्ट कर रहे हैं ना किसी का विरोध कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की अफवाहें हैं, लोगों को कंफ्यूजन करने के। विरोध नहीं कर रहे, ये कैसे? आपने तो आप क्या बीजेपी और जेजेपी को वोट नहीं करने देंगे किसी को? आप ये कोशिश करेंगे और कह रहे हैं आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं फिर? बिल्कुल हम गांव में जाएंगे, ये भी करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट को वोट ना करो, सपोर्ट का किसी के लिए तो कह रहे हैं ना कि आप उसको वोट ना करें। आप ये कहिए ना कि हम विरोध कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन हम विरोध कर रहे हैं। बीजेपी जो आज सत्ता के अंदर है और 3 काले कानून लेके आई है, ये हमारा 1 साल हो गया संघर्ष को चलते हुए, हमारी बात को सुन नहीं रही है। इसलिए संयुक्त मोर्चे ने इसको सबक सिखाने का ये फैसला लिया है। अगर ये 3 काले कानूनों को रद्द कर देते तो हमें क्या जरूरत थी? उसके लिए आप अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी से जबरन आप ऐसा नहीं करवा सकते ना कि नहीं आपको करना ही है ऐसा। आप अनुरोध कर सकते हैं या आह्वान कर सकते हैं, बाकी तो जनता की मर्जी है वो किसको वोट देगी किसको नहीं देगी। आह्वान ही करेंगे, लोगों से अपील आह्वान ही कर सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त जो जबरदस्ती है वो तो बीजेपी करती जवाब है। दें, किसान का वजनदार जी की बात कर और बीजेपी कर रही है। ठीक है सत्यव्रत जी, बजरंग दास गर्ग जी की बात का, लोहान जी की बात का मैं चाह रहा हूं कि जवाब दें। जी मैं संयुक्त मोर्चा के जो हमारे यहाँ पैनल पर बैठे हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध का आपने एक ऐलान कर दिया, लेकिन जो किसान के नाम से वहां प्रत्याशी बनने के लिए आ रहे हैं उनका समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे? एक प्रश्न। दूसरी बात, जब लोहान साहब ये कह रहे हैं कि इस किसानों ने अभय सिंह चौटाला को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और आपकी घोषणा के बाद वहां कुछ किसान संगठन अपना नेतृत्व के आधार के ऊपर कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, तो वो किसान है कि क्या है? जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता ये कहता है कि खालिस्तान का झंडा लेकर चलने वाला, ट्रैक्टर फोर्स के ऊपर चढ़ाने वाला व्यक्ति, लाल किले की चुनौती देने वाला व्यक्ति किसान नहीं हो सकता, तो वो तो आपको किसान नजर आता है। लेकिन जब वो अपने चुनाव में मैदान में उतरकर लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार चुनाव लड़ना चाहता है तो आप उसको किसान नहीं मानते। आप जब भारतीय जनता पार्टी के तर्क को खंडित करते हैं तो आज अपने इस तर्क को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि वो किसान है? वो किसान नहीं है। जो आपके खिलाफ चुनाव लड़े वो किसान नहीं,
जो आपके खिलाफ चुनाव लड़े वो किसान नहीं हो सकता। वो तो फर्जी संगठन है ना। यहाँ तो किसान नेता ने भी कहा कि भाई उनका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना थोड़ी ना है। कोई अपना संगठन बना ले, कहते हैं मैं किसान हूँ और आके चुनाव लड़ने लगे तो हम उसको मान्यता थोड़ी ना देते हैं। अब इस देश के अंदर किसान वही होगा जिसको संयुक्त किसान मोर्चा ये कहेगा कि ये किसान है, या जिसके संगठन को वो मान्यता देगा वही किसान होगा, बाकी तो सब फर्जी हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूं, यही मैं कहना चाह रहा हूं। क्या संयुक्त किसान मोर्चा और चढ़ोनी ये सर्टिफिकेट बांटेगा कि ये किसान है या नहीं है? चुनाव जो इनके खिलाफ लड़ेगा वो किसान नहीं हो सकता। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग वीडियोज दिखाते हैं कि ये शराब का किस प्रकार से सेवन कर रहे हैं, ये किस प्रकार मां बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उनकी हत्या कर रहे हैं, ये किस प्रकार से लोगों के रोजगार के ऊपर डाका डाल रहे हैं, ये किस प्रकार से सामाजिक तत्वों को उठा रहे हैं, तो हम उसको कहते तो ये वो किसान है। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ने के लिए आता है तो किसान नहीं है। ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? गर्ग साहब जवाब दें। देखिए आयुष जी, बार बार आपके चैनल में सुन रहा हूं, मेरे साथी बार बार किसानों को असामाजिक तत्व कह रहे हैं और असामाजिक तत्व कह के उनको भड़का रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश का किसान, प्रदेश का किसान, देश का आड़ती, प्रदेश का आड़ती और मजदूर तीन किसी कानून नहीं चाहता तो सरकार क्यों जबरन तीन किसी कानून क्यों जबरन तीन किसी कानून थोपना चाहती है? ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों आप क्यों जिन लोगों को लाठियों से पीट कर बेरहमी से मारा गया है उनको क्या कहोगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके डिबेट से पहले बात कीजिए। जिन मेरी बच्चों को जिनको गाड़ियों से निकाल कर पीट कर मारा गया, वो लोग मारने वाले कौन थे? बीजेपी के पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, सवाल ठीक है। मुझे लगता है आपका सवाल पहुंच गया। गर्ग साहब को सुन लें, देखिए उनकी बात को सुनना पड़ेगा। हाँ गर्ग साहब, गाड़ी से रगड़ कर मारने की बात ठीक है सत्यव्रत जी, ठीक है सत्यव्रत जी, ठीक है। लोग बजरंग दास गर्ग जी, उनका सवाल यह है कि जिन अन्य 4 लोगों को पीट करके मारा गया है वो कौन लोग थे, उनको किन लोगों ने मारा पीट कर, उनको आप क्या कहेंगे? वो किसान थे, कौन थे? गाड़ी सिर्फ वीडियो आई हुई है किस प्रकार किसानों के ऊपर गाड़ियां मान लिया इस बात को, मैंने माना इस बात को, अन्य गाड़ियों तक कुछ ले गए, लेकिन आप इसका जवाब दीजिए कि क्या लोग बेरहमी से पीट के मारने वाले लोग कौन थे? क्या जिम्मेवारी लेती है कांग्रेस? आपके समय में बोलना, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, तरीके से दे रहा हूँ। आप ये कहते हैं भाई किस प्रकार वीडियो बार बार सभी चैनल पे मैं आपके सामने सोशल मीडिया पर सुन लो, सत्यवर्ती सुन लो, अगली बात के बारे में जवाब दीजिए। इधर-उधर की मत करो, अगले बात इधर-उधर की मत करो। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों की जब 4-5 किसान कर हत्या की गई, वो लोग 4-5 किसान आइडेंटिटी क्या है वो के नीचे रोंदा गया, वो कांग्रेस के लोग बैग मार के रोंदा गया, गुंडा तो दंगे भड़कने थे। भाजपा के लोग मार रहे थे। मेरे घर पे आके कोई मुझे मारेगा, मेरे पे हमला करेगा, मेरे पे गाड़ी चढ़ाएगा तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? मेरे बच्चे हाथ जोड़ेंगे क्या? मेरे बच्चे नमस्ते करेंगे क्या? आप खुदी सरकार, वो बता रहे थे कि आप लोगों के कारण से आप किसानों को तो फिर कहाँ है बजरंग दास गर्ग जी? फिर तो गलत को गलत कहना शुरू करिए ना। गलत तो दोनों चीजें हैं, घटना का एक पहलू गलत है तो दूसरा भी गलत है। उसको ये कहिए कि वो गलत है, क्योंकि अगर इस तरीके से हर कोई एक्शन का रिएक्शन करने लगेगा तब तो फिर राम भरोसे हो गया सब कुछ। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उनके घरों में जाएंगे क्या? जिन लोगों को 4 लोगों को पीट करके मार देना उतना ही गलत है जितना 4 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना है। दंगे किसने भड़काए? हरियाणा के अंदर 20-20 फुट की खाई किसने खुदवाई? बजरंग दास गर्ग जी ये तो कहिए ना, कम से कम कंडेम तो करिए ना उस बात को कि हाँ गलत हुआ। जिन्होंने पीट करके मारा आप उसकी भी निंदा तो करें ना कम से कम। हरियाणा गर्ग साहब आप उसकी निंदा करेंगे कि नहीं करेंगे? गर्ग साहब उसकी निंदा करेंगे कि नहीं करेंगे? जिनको 4 लोगों को पीट कर मारा गया, वो कौन लोग थे जिन लोगों ने पीट करके मारा? उनकी निंदा तो कर दीजिए भाई, 2 शब्द ये भी तो कहिए कि जिन्होंने मारा वो भी गलत है। दंगे भड़का रहा है देश का प्रधानमंत्री। पंजाब के किसानों पर लाठियां चलती हैं, देश के अंदर हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाया, राजस्थान के अंदर किसानों पर लाठियां चलती हैं, एक आवाज की राजनीति कर रहे हो, भाईचारा खराब कर रहे हो। पंजाब के अंदर एक दलित हत्या कर दी जाती है, एक जवान नहीं निकलती। पंजाब के अंदर बीजेपी के एमएलए को निर्वस्त्र करके बेइज्जत किया जाता है, आपकी एक आवाज नहीं निकलती। बीजेपी के लोगों को घर के सामने बेइज्जत करते हैं, एक आवाज नहीं निकलती। ये लोकतंत्र है क्या? जो आप गलत बयानबाजी मैं करोगे, पूछना चाहता
चाहता हूँ आपसे, क्या प्रियंका गांधी उस चार परिवार के लोगों को मिलनी चाहिए? क्या कांग्रेस उन चार मृतकों के परिवारों को संवेदना के रूप में उनको आर्थिक सहायता देनी जा रही है? आप बहुत जवाब दीजिए। कहते हैं ये बहस गलत दिशा में। ऊपर धरने पे किसान नहीं बैठा, ये कौन है? दारू पीने वाले बैठे हैं, मुर्गा खाने वाले बैठे हैं। ये वीडियो जा रहे हैं, किसके आ रहे हैं? किस प्रकार से दारू पार्टी जा रही है वहाँ? किस प्रकार से बंगाल के युवती के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है? किस प्रकार से एक ब्राह्मण के बेटे को जो दूध पिलाता था रोज, उनको जलाकर मार दिया जाता है? ये घटनाएं किसने की है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। जिस प्रकार घटनाओं का अंजाम कौन होगा? इसका इंतजार कौन क्यों कर रहे हैं हम? इसका इंतजार करें कितने लोगों की जेल हम इस उनका प्रतिक्रिया करने में व्यक्त करने वाला व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करते हैं। किसान शांति प्रिय है, आप जो बताओ। चलिए ठीक है लोहान साहब, लोहान साहब जो सवाल आपके लिए भी था वो अभी भी वही है कि अगर अभय सिंह चौटाला के अगेंस्ट कोई भी वहां पर कोई किसान संगठन अगर अपने कैंडिडेट को खड़ा करता, भले वो संयुक्त किसान मोर्चा का पार्ट ना हो, तो भी क्या उसको किसान तो मानेंगे ना कम से कम, आप कि नहीं मानेंगे? नहीं देखिए सर, देखिए आपके सामने आपके चैनल पे शास्त्री जी का भी जवाब दे दिया हमारे जो किसान मोर्चा के नेता हैं कि संयुक्त मोर्चा ने आपका कैंडिडेट नहीं है, और ये जो विकल्प प्रचार है ये अपना खुद का मंच है। इस मंच को संयुक्त मोर्चे ने बाहर कर दिया था। जब आपने किसान के हित में त्याग पत्र दिया था तो आप स्वयं उम्मीदवार क्यों बन गए? आपने क्यों नहीं किसी गरीब के बेटे को, किसान को आपने उम्मीदवार बनाया? ये पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, पार्टी का उम्मीदवार है। 20,000 किसानों ने खुद, मैं कह रहा हूँ कि 20,000 नहीं 50,000 भी आ जाए, 1 लाख भी आ जाए, तो अभय सिंह चौटाला को ये क्यों नहीं कहना चाहिए था कि मैंने किसान के हित में दिया, मैं किसान को एमएलए बनाकर की लड़ाई के लिए भेजूंगा? आप बताइए इस बात का। चलिए सत्यव्रत जी मैं कह रहा हूँ कि सुनते हैं सत्यव्रत जी, लोहान साहब को सुनते हैं, लेकिन अभय सिंह चौटाला लोहान साहब ने को तो सुन लें, ठीक है। किसान के हित में इस्तीफा दिया था, वो ये बात क्यों नहीं कहते कि मैं किसी गरीब किसान के बेटे को विधायक बनाकर उसकी लड़ाई के लिए विधानसभा में भेजूंगा? इस बात के लिए क्यों नहीं एग्री ठीक हुए? है लोहान साहब, ठीक है सत्यव्रत जी आप सुनेंगे लोहान साहब को। हाँ लोहान साहब, अगर किसानों ने चुना है और किसान इनको जिता देते, फिर क्या आप काले कानून को काले मान के रद्द कर दोगे? आप इसका जवाब क्या परिवर्तन होने वाला है? एक अभय सिंह चौटाला पहले था, एक अभय सिंह चौटाला आप विधायक बन जाएगा। आप, मैं कहता हूँ कि चुनौती इस बात की है कि आप अपनी सीट छोड़कर किसी गरीब किसान के बेटे को आप अपना उम्मीदवार बनाकर और कहो कि किसानों का, ये इनेलो का प्रत्याशी नहीं है, किसान का प्रत्याशी है, और किसान के निर्दलीय के रूप में खड़ा करके उसको देखेंगे। आप आइए ना, पता नहीं है ठीक है, लेकिन रणबीर लोहान जी एक चीज तो समझानी पड़ेगी, रणबीर लोहान जी एक चीज तो बतानी पड़ेगी और समझानी पड़ेगी, क्योंकि जनता भी ये तो जानना चाहेगी ना कि अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उनको कैंडिडेट वहां पे किसानों ने बना दिया, दोबारा से भी अगर वो सब जीत जाते हैं, बन जाते हैं दोबारा से विधायक, तो फिर उन सब के बीच में क्या बदला और उससे क्या हासिल हुआ? किसान अगर बोल लेंगे, देखिए ये बात तो बार बार भूपेंद्र हुड्डा भी कहते रहे कि अगर इससे तो अच्छा होता कि वो विधानसभा के अंदर इन बातों को उठाते। हासिल क्या हुआ उससे? लोहान साहब उससे क्या हासिल हुआ? इस्तीफे के बाद दोबारा चुनाव, चुनाव के बाद दोबारा जीत करके भी विधायक बनने के बाद हासिल क्या हुआ? आयुष जी देखिए, किसानों ने संयुक्त मोर्चा ने कहा था कि अगर आज चौधरी देवीलाल जी होते, आप छोड़िए, सुनते हैं सत्यव्रत जी, एक बार उधर भी तो सुनना पड़ेगा ना। देखिए सत्यव्रत जी उधर क्या कर रहे हैं, लोहान साहब को सुनना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा ना कि वो क्या कर रहे हैं, उनका वर्जन जानना जरूरी है। सत्यव्रत जी थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें, लोहान साहब को बोलने दें, लोहान साहब को बोलने दें। हाँ लोहान साहब, संयुक्त मोर्चा ने कहा था कि अगर आज चौधरी देवीलाल जी होते तो वो इस्तीफा दे देते, और संयुक्त मोर्चा ने खुद अभय सिंह जी को बोला था कि इस देश में एक भी एमएलए ऐसा नहीं है जो आज इस्तीफे के बारे में सोच रहा है। संयुक्त मोर्चे ने ही अभय सिंह जी का इस्तीफा मांगा था, उससे पहले कांग्रेस वालों से भी मांगा था, और ये एक तरीका था कि अब जैसे 1986 में चौधरी देवीलाल जी ने दिया था और सरकार के ऊपर दबाव था, अगर कांग्रेस भी साथ आ जाती, तो ये सरकार गिर जाती और मध्यवर्ती चुनाव होते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसमें साथ नहीं दिया और अभय सिंह जी ने खुद अपना इस्तीफा दिया है संयुक्त मोर्चे के कहने पे, और आज संयुक्त
संयुक्त मोर्चे ने ही उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है और संयुक्त मोर्चा फिर बोलेगा तो उसके बाद फिर इस्तीफा दे देंगे। अभय सिंह चौटाला का खुद का कोई मन नहीं था, संयुक्त मोर्चे ने खुद बुलाया, संयुक्त मोर्चे ने खुद उनका इस्तीफा लिया था, तो खुद इस्तीफा लिया और खुद उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया। अभय सिंह चौटाला हमारे उम्मीदवार होंगे। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी, कि आप लोगों ने ये आह्वान किया, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अभय सिंह चौटाला को होना चाहिए वहां से उम्मीदवार, और अगर ऐसा था तो फिर इस्तीफे से क्या हासिल हुआ? प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी, ठीक है, भारूखेड़ा जी से मेरा सवाल है। भारूखेड़ा जी, देखिए हमने कभी नहीं कहा ना, आज एक बार दोबारा बोलेंगे आपका सवाल? जी भारूखेड़ा जी, मेरा सवाल यही है, क्या संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, आप लोगों ने आह्वान किया कि नहीं अभय चौटाला को वहां से होना चाहिए उम्मीदवार ऐलनाबाद से? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, और संयुक्त मोर्चे ने कभी कोई भी कैंडिडेट के बारे में नहीं कहा है। संयुक्त मोर्चा सिर्फ ये कहता है, ये फैसला है कि जो बीजेपी है और जेजेपी है, जो 3 काले कानूनों का सपोर्ट करने वाला कोई भी दल है उसको वोट मत डालो, बाकी किसी को वोट डालो। ना हमने किसी उम्मीदवार का सपोर्ट किया और ना हमने कभी ये कहा है कि कौन सी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार होगा, वो उनका अपना मामला है। कोई चुनाव लड़ रहा है, नीलो लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है और भी लड़ रही है, लेकिन संयुक्त मोर्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के ऊपर जोर देता है कि जो भी जेजेपी बीजेपी जो 3 काले कानूनों के समर्थक कोई भी दल है, उनका कोई भी समर्थित उम्मीदवार आएगा तो उसका बहिष्कार करो और उनको वोट उनके नहीं मिलना चाहिए, ताकि इस बीजेपी को सबक मिले, इसको अकल ठिकाने आए कि जनता आप लोगों से कितनी नाराज है। ये है हमारा फैसला, हमारा सपोर्ट नहीं है किसी को भी। लोहान साहब, आप तो कह रहे थे कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आपके उम्मीदवार होने चाहिए अभय चौटाला, यहाँ तो इनकार कर रहे हैं। मैं किसान नेता जी से एक बात पूछना चाहूंगा, आपने इस्तीफा मांगा था कि नहीं मांगा था? इन्होंने दिया था कि नहीं दिया था? तो आज वो किसान 20,000 बैठे, तो किसान है, अगर किसान नेता करने कहे तो 30,000 नेता नहीं थे, तो फिर हम मान लेंगे कि वो 30,000 किसान नहीं थे। आप ये बात पूछो, ये कैंडिडेट पार्टी के है, ये किसान मोर्चा के है, मगर ये अपनी पार्टी किसान मोर्चा का, किसान मोर्चा का है, कैंडिडेट नहीं है, किसान मोर्चा का है। बजरंग जी, प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी, किसान मोर्चा के कैंडिडेट हैं अभय सिंह चौटाला, इनेलो के नहीं है? इनेलो के हैं, इनेलो के हैं। किसान मोर्चा ने इस्तीफा मांगा था और किसान भारूखेड़ा जी, अभय सिंह चौटाला किसान मोर्चा के कैंडिडेट हैं क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, ये बोल दिया आपने। किसान मोर्चा का कोई कैंडिडेट नहीं है, किसान मोर्चा चुनाव लड़ने का प्लेटफॉर्म। अब लोहान साहब किस बात पर भरोसा किया जाए? यहाँ तो बैठे हैं उनके प्रतिनिधि, वो तो खुद कह रहे हैं कि ना तो उन्होंने कभी कहा कि आप इस्तीफा दें, ना उन्होंने कभी ये कहा कि आप कैंडिडेट के तौर पर खड़े हो जाएं। इससे क्या हासिल हुआ? किसान मोर्चा से पूछना चाहूंगा कि जो 20,000 इकट्ठे हुए थे, ये किसान थे कि नहीं थे? अगर ये किसान थे तो किसान मोर्चा का प्रचार को क्या मानते हो लोहान साहब? आयुष जी, वो सारे के सारे किसान समर्थन में आ जाए, 1 सेकंड में जवाब दूंगा। ठीक है गर्ग साहब, बहुत जल्दी से आप शार्पली खत्म करें। इसको वोट देने वाला किसान नहीं होगा। किसान मोर्चा, किसान कौन सा किसान होगा? अब हम जिसको किसान नहीं मानते, कांग्रेस भी नहीं बिल्कुल राजनीति किसान मोर्चा जिन्होंने सफल का ऐलान किया है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ मैं चर्चा भी यहीं समाप्त करूंगा, मेरे पास समय नहीं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, तो लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के भी सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि जो विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है, अब उसको लेकर के भी सत्ता पक्ष इसका जवाब कैसे देगी। और हरियाणा की राजनीति से भी आप जोड़ें तो ऐलनाबाद के उपचुनाव को लेकर के भी अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, यानी कि इसमें भी जो अब सियासत है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।